अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करने लगी हूँ। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। इसको काफ़ी ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इस पे थोड़ा फोकस कर लेंगे तो ये आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा। लेकिन मैंने अक्सर बच्चों को जिनका इंटरेस्ट नहीं है, मैंने उनको ये कहते हुए सुना है कि दिस इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर और कॉन्सेप्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करते हैं मेरे लिहाज से तो आपको ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा। तो ये है जी साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आपने केयरफुली सुनना है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। आपने इन चीज़ों को वो स्टेप बाय स्टेप, अगर आप इसमें मैं भी इनको लेके जाऊँगी, आप भी इनको बार-बार सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। सबसे पहले जी साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी वाज़ पार्ट ऑफ फिलॉसफी इन अर्ली टाइम्स। कि जो साइकोलॉजी है ये पहले फिलॉसफी का ही हिस्सा था। द वर्ड साइकोलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। जो साइकोलॉजी का वर्ड है ये टू ग्रीक वर्ड से लिया गया है। साइकी एंड लॉजस। साइकी विच मीन्स सोल एंड लॉजस विच मीन्स स्टडी। तो इसका मतलब था कि स्टडी ऑफ सोल। इनिशियली इट वॉज कंसिडर्ड एज साइकोलॉजी। पहले ये कंसिडर किया जाता था साइकोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ सोल। कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ सोल है। साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड। जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ माइंड है एंड स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियर। पहले ये कंसीडर किया जाता था कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियर है। स्टडी ऑफ सोल, माइंड एंड कॉन्शियसनेस वॉज क्रिटिसाइज्ड। जो स्टडी ऑफ सोल एंड कॉन्शियसनेस जो है उनको क्रिटिसाइज किया गया था बिकॉज ऑल ऑफ दीज थ्री आर नॉट ऑब्जर्वेबल। क्योंकि इनको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम लोग सोल को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, माइंड को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, कॉन्शियसनेस को भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया था। दैट्स वाई वुडवर्थ सेड। इस वजह से वुडवर्थ ने कहा फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल। पहले साइकोलॉजी ने अपनी सोल को लॉस्ट किया, खो दिया। देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, और बाद में इसने अपने माइंड को खो दिया। देन लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, और फिर इसने अपनी कॉन्शियसनेस को खो दिया। इट स्टिल हैज़ अ सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, और ये इसको अब स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा जाता है। साइकोलॉजी इज नाउ इंट्रोड्यूस्ड एज स्टडी ऑफ बिहेवियर। रिडोल्फ गॉल्फ ने कहा रिडोल्फ गॉल्फ फर्स्ट टाइम यूज्ड वर्ड साइकोलॉजी। रिडोल्फ गॉल्फ ने साइकोलॉजी का वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। कब? इन 1590। अ जर्मन स्कॉलर, ही वॉज अ जर्मन स्कॉलर। ये चीज़ें जो हैं याद रखने वाली हैं कि सबसे पहले वर्ड साइकोलॉजी किसने यूज़ किया था? ये थे रिडोल्फ गॉल्फ, और ही वॉज अ जर्मन स्कॉलर। और कब किया था? 1590 में। होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी कि साइकोलॉजी को पहले स्टडी ऑफ सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियर कहा जाता था। लेकिन बाद में इसने अपनी सोल, माइंड और कॉन्शियसनेस को लॉस्ट कर दिया, और नाउ इट्स इंट्रोड्यूस्ड एज स्टडी ऑफ बिहेवियर। रीन डी सेक्रेट्स, इसकी जो फिलॉसफी है वो 1596 से 1615 के बिटवीन है। ड्यूअलिज्म एंड कार्टेशियन ड्यूअलिज्म दोनों एक ही नाम है। इसको ड्यूअलिज्म, और ड्यूअलिज्म उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें दो चीज़ों का जिक्र हो। ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर। ये जो हैं ये फ्रेंच फिलोसोफर्स थे। फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी भी कहा जाता है। ड्यूअलिज्म का मतलब आगे लिखा हुआ है। ही हैड द ओपिनियन दैट माइंड एंड बॉडी आर टू सेपरेट एंटिटीज़। इनका कहना है कि जो माइंड और बॉडी हैं ये दो सेपरेट चीज़ें हैं, टू पार्ट्स हैं, ड्यूअल हैं। इनकी जो फेमस बुक है वो कोटिगो अर्गो सम है, जो कि लैटिन ये वर्ड्स हैं।
और इसका जो मतलब है विच मीन्स आई थिंक देयरफॉर आई एम, वो कहते हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, क्योंकि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। अकॉर्डिंग टू डिसिक्रेट it is logically possible that body also exist. Sorry, according to Descartes, it is logically possible to doubt body. However, thinking is proof that body also exist. कहते हैं कि इनके मुताबिक ये कहते हैं कि लॉजिकली तो ये पॉसिबल है कि हम लोग बॉडी को जो है वो डिनाई कर दें, हम लोग उस पर डाउट कर दें, लेकिन अगर हम लोग थिंकिंग का प्रूफ चाहते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि बॉडी एग्जिस्ट करती है इसीलिए हम लोग सोचते हैं। थिंकिंग इज़ अ प्रूफ, जो थिंकिंग है ये इस चीज़ का प्रूफ है, इस चीज़ को साबित करती है दैट बॉडी ऑल्सो एग्जिस्ट, कि बॉडी जो है ये भी एग्जिस्ट करती है। बिकॉज इफ़ देयर इज़ थिंकिंग, क्योंकि अगर यहाँ पर थिंकिंग का कोई प्रोसेस हो रहा है देन समबडी शुड बी डूइंग दिस और थिंकिंग। ओके, ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान, कहते हैं कि हम लोग बॉडी को अगर डिनाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कहते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि थिंकिंग हो रही है, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि कौन इंसान थिंकिंग कर रहा है। ये बॉडी और माइंड को, दोनों को, थिंकिंग प्रोसेस को और बॉडी को ड्यूअलिज्म का नाम देते हैं कि ये दो सेपरेट चीज़ें हैं, ये एक ही चीज़ नहीं है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये कहते हैं थिंकिंग इज प्रूफ, सोचना इस बात का सबूत है दैट बॉडी ऑल्सो एग्जिस्ट, कि जो बॉडी है वो भी एग्जिस्ट करती है। बिकॉज इफ देयर इज थिंकिंग, क्योंकि अगर यहाँ पर थिंकिंग का कोई प्रोसेस है देन समबडी शुड बी देयर डूइंग, कहते हैं कि फिर कोई ना कोई मौजूद है जो कि ये काम कर रहा है थिंकिंग का। इट वॉज प्लाटोनिक अप्रोच स्ट्रेस ऑन थिंकिंग आइडियाज। प्लाटोनिक अप्रोच, यहाँ पर आपको प्लेटोस याद आ जाएगा। जी, प्लेटोनिक अप्रोच इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि प्लेटो ने फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म पेश की थी। अगर आपको याद हो तो फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म में उसने थिंकिंग और आइडियल थिंकिंग और सोल पे और माइंड पे बात की थी, आइडियाज़ पे बात की थी। नॉलेज इज़ इननेट ऑलरेडी बिल्ट, ये कहते हैं कि जो नॉलेज है वो ऑलरेडी बिल्ट है। सेकेंड वन इज़ जॉन लॉक, ही वॉज एम्पिरिसिज्म, इसे ये बिलोंग करते थे। एम्पिरिसिज्म का मतलब एम्पेरिकल नॉलेज से है। एम्पेरिकल नॉलेज वो नॉलेज है जो कि हम लोग अपनी सेंसेस को यूज़ करते हुए गेन करते हैं। इनका जो स्पैन है वो 1632 से 1704 के बिटवीन है। जे लॉक या जॉन लॉक रिफ्यूटेड सर्टेनियन कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेस ऑन एम्पेरिकल नॉलेज i.e. एम्पेरिसिज्म। इन्होंने एम्पेरिकल नॉलेज पे फोकस किया था। गेव थ्योरी ऑफ टेबुला रासा मीन्स माइंड इज़ अ ब्लैंक शीट। इन्होंने कहा था कि जो माइंड है वो एक ब्लैंक शीट है। नो इननेट नॉलेज, इन्होंने कहा कि इस पहले से नॉलेज जो है वो बिल्ट नहीं है। अब देखिए, पहले जो फिलोसोफर जो हम लोगों ने डिसक्रेट्स को पढ़ा, उन्होंने कहा था कि जो नॉलेज है वो इननेट है, ऑलरेडी बिल्ट है, लेकिन इन्होंने कहा कि नॉलेज जो है वो ऑलरेडी बिल्ट नहीं है। और इन्होंने अपनी एक फ़िलासफ़ी पेश की, अपनी एक थ्योरी पेश की टेबुला रासा। इसका मतलब जो है वो था माइंड इज़ ब्लैंक शीट। ब्लैंक शीट मतलब वो खाली है, बिल्कुल सफ़ेद है। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते हैं, एम्पेरिकल नॉलेज गेन करते हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस के साथ साथ आप उस नॉलेज को अपने माइंड के ऊपर या उस ब्लैंक शीट के ऊपर जो आप अपना स्पॉट्स जो हैं वो एक्सपीरियंस के थ्रू लगाते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग एक शीट लेते हैं, वाइट कलर का कोई स्लेट लेते हैं या शीट लेते हैं जो कि बिल्कुल खाली है, तो क्या करते हैं, अगर हम लोग उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स फेंकते जाएंगे तो उस पर वो कलर्स लगेंगे ही ना, ऑब्वियसली, अगर हम लोग उस पर कलर्स फेंक रहे हैं। तो इसी तरह से इनकी जो थ्योरी है इसमें उन्होंने कहा था टेबेलर ऐसा कि माइंड इज़ अ ब्लैंक शीट, कि माइंड जब ब्लैंक शीट है, आप जिस तरह के उसके ऊपर एक्सपीरियंस डालते जाएंगे, आपकी जो नॉलेज है वो उसी तरह से मिलता जाएगा। ये थी इनकी थ्योरी। होप यू अंडरस्टैंड। ये कहते हैं कि जो नॉलेज है वो पहले से मौजूद नहीं है। वी कलेक्ट नॉलेज एज वी एक्सपीरियंस द वर्ड। कहते हैं कि हम लोग उस वैसे वैसे नॉलेज को गेन करते रहते हैं जैसे जैसे हम लोग वर्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। ये एरिस्टोटलियन अप्रोच है, एरिस्टोटल की अप्रोच है, क्योंकि एरिस्टोटल जो थे, अब मैंने आपको
बताया कि जो प्लेटो था उसकी थ्योरी कौन सी, उसकी फिलॉसफी कौन सी थी, अब जो उसके साथ लिंक कर रहे थे डिसेक्रेट, और यहाँ पर एरिस्टोटल का नाम आ गया। तो अब आप मुझे आंसर करेंगे कि एरिस्टोटल जो है उसका ताल्लुक कौन सी फिलॉसफी से, क्योंकि उनका भी मानना यही था कि नॉलेज जो है वो पहले से बिल्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट वन इज पैराडाइम शिफ्ट, चेंज इन कॉन्सेप्ट, अप्रोच एंड बिलीफ। ये एक कॉन्सेप्ट का नाम है, अक्सर ये उसमें पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में कि पैराडाइम शिफ्ट क्या है। तो चेंज इन कॉन्सेप्ट, अप्रोच एंड बिलीफ, उसको कहा जाता है पैराडाइम शिफ्ट। स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कुछ आगे जो कि हम लोग पढ़ने लगे हैं। स्कूल ऑफ थॉट का पहले मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन बिलीफ्स, ओपिनियन, आउटलुक एंड करेक्टरिस्टिक्स अबाउट सम फिलॉसफी और डिसिप्लिन। लोगों का एक ग्रोह जो कि कॉमन बिलीफ्स, ओपिनियन और आउटलुक रखता हो सेम फिलॉसफी पे या डिसिप्लिन पे, उसको स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है। मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी, कुछ मेजर स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी में जिनका मैं आगे आपको जिक्र बता रही हूँ। नंबर वन इज स्ट्रक्चरलिज्म, इसमें जो काम करने वाले हैं वो वोन्स और टिचनर हैं। नंबर टू इज फंक्शनलिज्म, इसमें विलियम जेम्स हैं। साइको एनालिसिस सिगमंड फ्राइड। बिहेवियरिज्म जेबी वॉटसन, पैव्लो एंड स्किनर। ह्यूमनिज्म कार्ल रोजर और मैस्लो ने इस पे काम किया। गेस्टॉल्ट मैक्स फेदरमर, कोलर एंड कोफका ने इस पे काम किया है। कोग्निटिविज्म, इस पे जीन पियाजे और ब्रूनर ने काम किया है। अगर हम लोग स्ट्रक्चरिज्म को पढ़ें, स्ट्रक्चरिज्म में बेसिकली ये बात की गई है कि माइंड के स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस दी गई, और फंक्शनलिज्म में ये बात की गई कि माइंड के फंक्शंस को इम्पोर्टेंस दी गई है। स्ट्रक्चरिज्म के नाम से अगर हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर की बात की गई है, किसी माइंड के स्ट्रक्चर की। माइंड इज सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये कहते हैं कि जो माइंड है ये सम टोटल है एक्सपीरियंसेस का। स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कि ये स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स करते हैं, स्ट्रक्चर में उसके कंपोनेंट्स की स्टडी पे फोकस किया जाता है। कॉन्शियसनेस, consciousness experiences, i.e. sensation, feeling, images can be broken into elements or components. Structure of mind is important, वही बात आगे कि इसमें structure of mind को importance दी जाती है। consciousness को conscious experiences को, जैसे sensation, feelings, images, और इसको importance दी जाती है, और कहते हैं images can be broken into elements or components. Structurism में structure of mind is important. नेक्स्ट वन इज फंक्शनलिज्म, अपोज्ड स्ट्रक्चरिज्म, इसने अपोज किया था स्ट्रक्चरिज्म को। माइंड इज ऑलवेज इन इवेल्युएशनरी फेज, ये कहते हैं कि जो माइंड है वो हमेशा से इवेल्युएशनरी फेज में रहा है, ऑलवेज चेंजिंग। इवेल्युएशनरी चेंज जो है इसको डार्विनिज्म के साथ लिंक किया गया है। डार्विन ने एक थ्योरी पेश की थी, थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन। इसमें इससे इंसान की इर्तिका के, इंसान जो है वो कैसे इर्तिका के मराहिल तय करता है वो पेश किया था, तो इसलिए डार्विनिज्म के साथ इसको लिंक किया गया। पूछ लिया जाता है कि कौन सी जो स्कूल ऑफ थॉट है वो डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग है, तो डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग जो है वो फंक्शनलिज्म है, क्योंकि डार्विन ने एक अपनी थ्योरी पेश की थी, थ्योरी ऑफ एवेल्यूएशन। और फंक्शनलिज्म में भी यही बात की गई है कि जो माइंड है वो अपनी एवेल्यूशनरी फेजेस से गुजरता हुआ चेंज के रास्ते पे चलता हुआ काम करता है। कॉन्शियसनेस इज ऑन गोइंग, कहते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है वो ऑन गोइंग है। फंक्शंस ऑफ माइंड इज इम्पॉर्टेंट रादर देन स्ट्रक्चर, इन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ माइंड है। नेक्स्ट वन इज साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस, फ्राइड टॉक अबाउट 3 लेयर्स ऑफ माइंड, फ्राइड ने 3 लेयर्स ऑफ माइंड के बारे में बात की थी। कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। क्लेम दैट आर बिहेवियर इज गवर्न बाय अनकॉन्शियस डिज़ायर, इसने कहा था कि हमारा जो बिहेवियर है वो उसको गवर्न करते हैं हमारे अनकॉन्शियस डिज़ायर्स।
आर मैनी डिज़ायर्स आर सेक्शुअल। इन्होंने कहा था कि हमारी जो बहुत सारी डिज़ायर्स हैं वो सेक्शुअल हैं और या फिर साइकोसेक्सुअल हैं। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस डिटरमिन अबाउट पर्सनैलिटी। ये कहते हैं कि हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं वो डिटरमिन करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को। जो भी हम लोग अपने चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस करते हैं उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमारी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। इन्होंने आगे 3 फर्दर चीज़ें जो डिफ़ाइन की थी पर्सनैलिटी में, वो थी इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड का नाम है जी ये प्लेयर प्रिंसिपल है। इड प्लेयर प्रिंसिपल है, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ मायने नहीं रखते हैं। ईगो जो है वो रैशनैलिटी है, बैलेंस करती है चीज़ों के दरमियान में। और सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करती है, मतलब मॉरल वैल्यूज़ पे, हमारे रिलीजियस पे, इन सब पे काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक में पहले 3 टॉपिक को थोड़ा सा डिफाइन किया गया, लाइक स्ट्रक्चरिज्म, कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, फंक्शनलिज्म में फंक्शंस एंड प्रैक्टिस ऑफ माइंड के बारे में बात की गई है। साइको एनालिसिस में अनकॉन्शियसनेस को इंपॉर्टेंस दी है सिगमंड फ्राइड ने। सेक्सुअलिटी इज मेन मोटिवेशन, कहते हैं कि पर्सनैलिटी का जो मेन मोटिवेशन है वो सेक्सुअलिटी है। और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो हैं, उन्होंने कहा था कि फ्राइड के अकॉर्डिंग चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस डिटरमिन करते हैं कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह से बिल्ट होगी। नेक्स्ट वन जो है वो न्यू फ्राइडियंस हैं। फ्राइडियंस पहले साइको एनालिसिस जो है वो सिगमंड फ्राइड की ही स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन जो न्यू फ्राइडियन है इसमें थोड़ा सा चेंज है। दोज हु एग्रीड विथ फ्राइड ऑन अदर ग्राउंड्स, ऐसे लोग जो कि फ्राइड के साथ दूसरे कामों पे तो एग्री करते हैं बट डिसएग्रीड, लेकिन उनके साथ डिसएग्री होते हैं विद हिम ऑन हिज रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिंग अ मेजर फोर्स ऑफ बिल्डिंग बिहेवियर। लेकिन उनके साथ डिसएग्री करते हैं जो उनकी इस स्टेटमेंट पे कि जो उन्होंने कहा कि जो सेक्स है वो डिटर्मिन करती है मेजर फोर्स ऑफ बिल्डिंग बिहेवियर, कि जो सेक्स एलिमेंट है या सेक्सुअलिटी है वो ह्यूमन पर्सनालिटी को बिल्ड करती है या बिहेवियर को बिल्ड करती है। इस चीज़ पे जो लोग डिसएग्री करते थे उन्होंने अपना एक न्यू स्कूल ऑफ थॉट बनाया और उसको नाम दिया न्यू फ्राइडियंस। सो दीज न्यू फ्राइडियंस डेवलप देयर ओन थेरीज। इन्होंने अपनी जो ऑन थेरीज, अपनी खुद की थेरीज बनाई थी। इसमें एल्फ्रेड एडलर हैं, थेरी ऑफ सोशल अर्जिस इन्होंने पेश की थी। सोसाइटी अर्जिस अस फॉर स्ट्रगल ऑफ सुपीरियरिटी। ये कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो हमें अर्ज करती है, हमें मोटिवेशन देती है कि हम लोग स्ट्रगल करें अपनी सुपीरियरिटी पे। द फियर ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस कंपेल्स अस फॉर स्ट्रगल ऑफ पावर एंड अचीवमेंट। और दूसरी बात इन्होंने कही कि हम लोगों को इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स बहुत होता है कि हम किसी से पीछे ना रह जाएं, इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं ताकि हम लोग पावर और अचीवमेंट हासिल कर सकें। थेरी ऑफ सोशल अर्जिस की जो थेरी है वो किसने पेश की थी, एमसीक्यूज आ जाता है तो ही वाज एडलर, एल्फ्रेड एडलर। उन्होंने थेरी ऑफ सोशल अर्जिस पेश की थी और इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी डिटरमिन करती है, सोसाइटी हमें अर्ज करती है, मोटिवेशन देती है कि हम लोग स्ट्रगल करें अपनी सुपीरियरिटी के लिए। और दूसरा जो है वो हमें इस चीज़ का खौफ होता है कि हम लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ना चले जाएं, हम लोग पीछे ना रह जाएं किसी से। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक मिसाल दूँ आपको, हम लोग एक ही फैमिली में रहते हैं तो हमारी जो compete कर रहे होते हैं, हम लोग अपने एज फेलोज को compete कर रहे होते हैं, हम लोग उनके साथ, हमारा अनकॉन्शियसली उनके साथ या कॉन्शियसली उनके साथ हमारा कंपटीशन चल रहा होता है कि वो हमसे कोई सुपीरियर ना हो जाए। हमें ये खौफ होता है, हमें फियर ऑफ इन्फीरियरिटी होती है, हमें ये कॉम्प्लेक्स होता है कि हम लोग उससे पीछे ना रह जाएं, हमें अपनी कोई पहचान बनानी है, हमें सुपीरियर बनना है। तो इस सब में हम लोग ये इतनी स्ट्रगल करते हैं कि अपनी पावर ऑफ और अचीवमेंट को गेन कर सकें। नंबर 2 जो है वो इसमें एरिक एरिक्सन है। इन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट की थेरी पेश की थी। इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी डेवलप्स, कहते हैं कि जो साइको सोशल डेवलपमेंट की थेरी जो पेश की थी वो एरिक एरिक्सन ने। इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी डेवलप्स थ्रू आउट द लाइफ, इन्होंने कहा था कि जो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन डेवलपमेंट उसकी होती रहती है।
ही डिफाइंड 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इन्होंने डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस को डिफाइन किया था। सोशल रिलेशनशिप आर इम्पॉर्टेंट, ये कहते हैं कि सोशल रिलेशनशिप जो हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। कॉल जंग एनालिटिकल साइकोलॉजी, कॉल जंग ने एनालिटिकल साइकोलॉजी की थ्योरी पेश की थी और कहा था कि सेक्सुअल ड्राइव इज़ नॉट प्राइमरी मोटिवेशन इन अ पर्सनस मेंटल लाइफ। वो कहते हैं कि जो सेक्सुअल ड्राइव्स हैं वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं प्राइम कि वो उनको प्राइमरी मोटिवेशन कहा जाए। जैसे सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि बिहेवियर में या फिर पर्सनालिटी में, ह्यूमन की पर्सनालिटी में या मेंटल पर्सनालिटी में जो सेक्सुअल ड्राइव्स हैं वो प्राइमरी मोटिवेशन रखती हैं। इन्होंने कहा कि ये जो हैं ये प्राइमरी मोटिवेशन नहीं रखती हैं। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस पे उन्होंने बात की थी। ऑल दीज मेंटल पैटर्न आर शेयर यूनिवर्सल वर्जन ऑफ अनकॉन्शियसनेस। अच्छा, इन्होंने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पे बात की थी। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो कि अलोन रहना पसंद करते हैं, खुद के साथ रहना पसंद करते हैं, और एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो कि सोशल एडवेंचर्स करते हैं। आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खामोश तबा होते हैं, जिनको चुप रहना पसंद होता है, जिनको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद होता है। आप देखेंगे कि वो खुद ही अकेले ही वॉक पे चल पड़ते हैं। आप देखेंगे कि वो अकेले रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। आप देखते हैं कुछ लोग अकेले ही टूर पे चले जाते हैं, और कुछ लोग इनके मुकाबले में ऐसे होते हैं जो जहाँ पर भी जाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर उनकी फैमिली उनके साथ नहीं है, तो वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे लोगों के साथ अपनी सोशल गैदरिंग कर लेते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनके साथ घूमना फिरना उनको पसंद होता है। वो जाते हैं तो अकेले नहीं जाते हैं, वो अपनी गैदरिंग को साथ लेके जाते हैं, फ्रेंड्स में हमेशा रहते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े सर्कल होते हैं, सोशल सर्कल होते हैं, तो उसको एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है। मैंने और भी पेजेस इसमें इंक्लूड किए थे, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें कुछ समझने के काबिल हैं, तो मैं इस लेक्चर को जो यहाँ तक ही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इससे आगे पढ़ाऊँगी, ताकि भाग-भाग के आपकी भी चीज़ें जो हैं वो ये ना हो कि आपकी समझ से बाहर होती जाएँ। अब यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।